नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर एक्सिस बैंक की नई शाखाओं के वर्चुअल उद्घाटन। सीएम धामी ने नई शाखाओं का उद्घाटन किया है। गुप्तकाशी और जोशीमठ में शाखाओं का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास। सीएम की तरफ से कहा गया, विकसित भारत के संकल्प में सहभागी बनना है। 2047 में हमारा भारत विकसित भारत होगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया गया। साथ ही उन्होंने विकसित भारत के संकल्प में सहभागी बनना है, ये भी कहा। 2047 में हमारा भारत विकसित भारत होगा। तो एक्सिस बैंक की नई शाखाओं के वर्चुअल उद्घाटन। सीएम धामी ने नई शाखाओं का उद्घाटन किया है। अत्यंत प्रसन्नता है कि आज देवभूमि उत्तराखंड के दो अत्यंत महत्वपूर्ण नगर गुप्तकाशी और जोशीमठ में एक्सिस बैंक की नई शाखाओं का वर्चुअल माध्यम से आज शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस सराहनीय पहल के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंधन को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि आपने राज्य के दूरस्थ, पर्वतीय और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का संकल्प लिया है, ये सेवाएं देने का संकल्प लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कदम न केवल हमारे वित्तीय समावेशन को बल देगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी एक गति प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, गुप्तकाशी और जोशीमठ ये दोनों ही शहर हमारे चारधाम यात्रा का प्रमुख हिस्सा है, जहां पर पूरे देश दुनिया से चारधाम यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और उनका केंद्र बन जाता है। जैसा आप जानते हैं, गुप्तकाशी हमारा केदारनाथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव होता है। उसी प्रकार से जोशीमठ भी, जहां भगवान नरसिंह जी विराजमान हैं, और शीतकालीन में भगवान बद्री विशाल जी का भी वो हमारा गद्दी स्थल होता है। तो ऐसे दोनों ही स्थान हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक वर्ष इन दोनों ही स्थानों पर, जहां बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए इन्हीं स्थानों से लोग होकर जाते हैं। ऐसे में इन स्थलों पर बैंकिंग सुविधाओं का नेटवर्क न केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैचीधाम मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए योजनाएं बनाने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने सैनिटोरियम से यहां पर भवाली पेट्रोल पंप तक सड़क सुधार कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने को कहा है, ताकि यातायात में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। पिछले सालों में लगभग 8 लाख श्रद्धालु आते थे, जो कि अब बढ़कर 24 लाख हो गए हैं और इस साल 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी निदेशक अनंत अंबानी ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर संचालन करने वाली श्री गंगा सभा को 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। पत्नी राधिका अंबानी के साथ गंगा पूजन के लिए पहुंचे थे। गंगा सभा और तीर्थ पुरोहितों ने इस योगदान के लिए अनंत अंबानी का आभार जताया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आदरणीय अनंत अंबानी जी और उनके धर्मपत्नी राधिका जी हर की पौड़ी पर आए। उन्होंने ब्रह्मकुंड पर माँ गंगा की पूजा अर्चना की, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और बहुत प्रसन्न होकर और माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर वो गए। उनके जाने के उपरांत उनसे हमने मिलने के लिए एक संपर्क किया और बड़े सहर्ष रूप से उन्होंने हमारे से भेंट को स्वीकार किया। मुंबई स्थित उनके मुख्य कार्यालय अनंत अंबानी जी की, वहाँ उनसे मेरी भेंट हुई और बहुत ही आत्मीय और बहुत ही अपनेपन के साथ उन्होंने मुलाकात की और विभिन्न सामाजिक धार्मिक विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से हरिद्वार, हर की पौड़ी, माँ गंगा की महिमा और श्री गंगा सभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तारपूर्वक हमने चर्चा की और हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रसन्न होकर उन्होंने श्री गंगा सभा द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं और सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो उन्होंने हमें सहयोग रूप में हमें प्रदान की है। जितने बड़े औद्योगिक घराने के वो पुत्र हैं, उतना ही बड़ा उनका दिल है और उतने ही शानदार वो इंसान। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में पुरोला विधानसभा का दौरा कर क्षेत्र को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ये पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है।
धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, कि जिन्होंने जो भूतो न भविष्य वो योजनाएं और वहाँ के लोग जन भावनाओं को समझा, और जब मेरी विधानसभा पुरोला आने से पहले मोर देन 33,900 करोड़ प्लस की योजनाएं मेरी विधानसभा को एज ए सौगात मिली। 2022 से लेकर टिल नाउ 3350 करोड़ की योजनाएं हैं, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आपके टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो, या आपका जल जीवन मिशन से रिलेटेड हो। उधर उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए आरक्षण संबंधी आदेश जारी कर दिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। आरक्षण निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ये अजीबोगरीब स्थिति है इस प्रदेश के अंदर। जब कभी भी आप प्रशासक नियुक्त करते हैं तो जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको प्रशासक का जो है कार्यभार दिया जाता है। ये तो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ तो जैसा मर्जी वैसे कर दो। सरकार ने जो है जो लोग जिनका निर्वाचन समाप्त हो गया था, अवधि समाप्त होगी, उन्हीं को प्रशासक बना दिया। ये स्थिति हो गई कि अगर प्रदेश के अंदर विधानसभा भंग हो जाए या विधानसभा किसी तरीके से जो है वहाँ पर सरकार गिर जाए तो उस अवधि में कह दी कि क्या नाम राज्यपाल शासन तो होगा लेकिन विधायकों को जो है अधिकार मिलेगा। ऐसा कभी ये काम इस सरकार ने। उधर हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 IAS और 1 PCS और साथ ही कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद मामला विजिलेंस को सौंपा गया है। वहीं मामले को लेकर विपक्ष सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है और जांच की पारदर्शिता पर भी संदेह जता रहा है। विपक्ष ने मामले की CBI जांच की मांग की है। हरिद्वार में जो कृत्य सामने आया है, जो भूमि घोटाला हुआ है, उस भूमि घोटाले में कौन संलिप्त है इसकी तो जांच होनी चाहिए। आपने एक जांच कराई, उस जांच के आधार पर आपने कोई FIR नहीं दर्ज कराई है। अब तक आपने अधिकारियों को निलंबित कर दिया, अब कहते हैं कि क्या नाम है SIT जांच होगी। अरे जांच आप कराइए तो CBI से कराइए ताकि वो सफेद पोश जिनकी संलिप्तता इसमें है उनके चेहरों से भी नकाब हट सके। क्यों नहीं करा रहे? क्या बात है, क्या कारण है? मुझे तो लगता है वहाँ हिस्सेदारी का झगड़ा है। उधर लक्सर में सिविल बार की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में जिला जज प्रशांत जोशी मुख्य अतिथि रहे और चुनाव आयुक्त एडवोकेट राजेश सैनी ने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाए। जिला जज ने कहा कि पीड़ितों को सस्ता और समय पर न्याय देना बार की मुख्य जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए कोर्ट परिसर के आसपास चैम्बर की व्यवस्था का आश्वासन भी दिया। मैं जो हूँ दिनेश कुमार एडवोकेट, बार अध्यक्ष के रूप में बेंच से भी सहयोग लेता रहूंगा और जितने भी हमारे बार के सदस्य हैं उनसे भी सहयोग लेता रहूंगा और सबका सहयोग करूंगा और सहयोग लेता रहूंगा। उधर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों से घिरा सरकारी सिस्टम ऐसा लगता है कि यहां पर बिजली की गति से काम कर रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जब दून मेडिकल कॉलेज में, जहां पर बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने 5 मई को यूपी राज्य के निर्माण निगम से कराए गए कामों में गड़बड़ी की जांच की और मांग को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा। तो वही 27 मई को एक बार फिर से विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने सभी जो काम है वो गुणवत्ता के साथ कराने की जानकारी उन्हें दी गई है। ऐसे में विपक्ष पूछ रहा है कि क्या 20 दिन में सारी गड़बड़ी ठीक कर दी गई है और गड़बड़ी की जांच क्यों नहीं कराई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। दून मेडिकल कॉलेज के कामों में गड़बड़ी, आरोप लगा रहे एमएलए ने क्यों मारी पलटी। एमएलए दिलीप रावत के बदले सुर पर सवाल, सही हो गए काम, कब कराई गई जांच।
कभी हरिद्वार भूमि खरीद घोटाला तो कभी चमोली पुल निर्माण में लापरवाही का मामला। उत्तराखंड का सरकारी सिस्टम इन दिनों भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों को लेकर सवालों से घिरा हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि आरोपों से इतर प्रदेश का सरकारी सिस्टम असल में बिजली की गति से काम कर रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है दून मेडिकल कॉलेज में। बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने 5 मई को दून मेडिकल कॉलेज में कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम द्वारा कराए गए इलेक्ट्रिकल के कामों में भारी अनियमितता की शिकायत कर जांच की मांग की। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में दिलीप रावत ने लिखा कि इलेक्ट्रिकल का काम भारतीय मेक में हुआ है, जबकि इसका पूरा काम इम्पोर्टेड मेक में था। दिलीप रावत ने ओटी, CSSD और BCB पैनल के कामों में गड़बड़ी का पूरा ब्यौरा पत्र के साथ अटैच कर मुख्यमंत्री को भेजा। दून अस्पताल की ओटी और इमरजेंसी भवन में CCTV लगाने में गड़बड़ी। POQ में कम गुणवत्ता के मटेरियल का इस्तेमाल कर 50 लाख रुपए ज्यादा भुगतान। ओटी और इमरजेंसी भवन में मॉड्यूलर ओटी के निर्माण में लागत से अधिक भुगतान। 32 लाख रुपए की लागत से 10 ओटी का निर्माण, भुगतान हुआ 78 लाख रुपए प्रति ओटी की दर से। ओटी और इमरजेंसी भवन में बनने वाले CSSD सिस्टम के भुगतान में भी गड़बड़ी। निर्माण की कुल लागत 1.35 करोड़ रुपए, ठेकेदार को 4 करोड़ रुपए भुगतान। विधायक दिलीप रावत ने इसी तरह कुल 17 गड़बड़ियां गिनाते हुए करोड़ों के सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए पूरा ब्यौरा देकर मुख्यमंत्री से इसकी जांच कराने की मांग की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 27 मई को फिर महंत दिलीप रावत ने सीएम को पत्र लिखा और कहा कि उन्हें जानकारी दी गई है कि सभी काम गुणवत्ता के साथ कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 20 दिन में ही इतनी सारी अनियमितताओं को ठीक कर लिया गया, और अगर गड़बड़ी की गई थी तो क्या उस गड़बड़ी को करने वालों की जांच कराई गई? पहले जांच की मांग कर रहे महंत दिलीप रावत के सुर 20 दिन में ही क्यों बदल गए? विपक्षी कांग्रेस सरकार से ये सारे सवाल पूछ रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विधायक की शिकायत पर अगर सभी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक कर लिया गया है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है। अब ये तो आश्चर्यजनक बात है कि 20 दिन में सारी अनियमितताएं दूर कर दी गई। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि यदि विधायक जी ने भ्रष्टाचार को इंगित करते हुए कोई पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है तो क्या उसकी जांच हुई? क्या उसका संज्ञान लिया गया? ये बहुत बड़ी बात है। और अगर जांच हुई तो उसको उजागर करना चाहिए। अब 20 दिन बाद माननीय विधायक जी कहते हैं कि सब गुणवत्ता ठीक हो गई, तो अब ये तो विधायक जी इसके बारे में बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया है। अपने संदर्भित क्षेत्र में या प्रदेश के अंदर कोई अनियमितता की बात अगर उन्होंने उठाई है और उसकी जांच के लिए उन्होंने पत्र लिखा है और उसके बाद जांच के बाद वो अनियमितताएं, वो कमियां दूर हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकार की सक्रियता और जनप्रतिनिधि की जागरूकता को दर्शाता है। और यही हमारे विधायक के द्वारा अगर कोई मामला उठाया गया है, उसका समाधान किया गया है और सरकार के द्वारा तत्काल कार्रवाई भी की गई है और उसका समाधान हो गया है, तो उसमें मुझे लगता है कोई राजनीति करने के बजाय उसकी तो मुझे तो तारीफ करनी चाहिए। बीजेपी विधायक का पहले यूपी राज्य की निर्माण निगम के कामों में सरकारी धन के दुरुपयोग का लंबा चौड़ा ब्यौरा भेजकर मुख्यमंत्री से जांच की मांग करना और फिर 20 दिन बाद दूसरा पत्र भेजकर सभी काम गुणवत्ता के साथ कराए जाने की जानकारी की बात कहना। ऐसे में इलेक्ट्रिकल के साथ ही भवन के निर्माण से जुड़े तमाम बड़े काम केवल 20 दिन में ठीक कर सुचारू कर दिए गए, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। ऐसे में क्या जादू किया गया या किस युद्ध स्तर पर काम कराए गए और जिसने पहले गड़बड़ी की थी उस पर क्या कार्रवाई हुई और विधायक के सुर क्यों बदले, विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर पिक्चर पैलेस बैरियर पर एक पीआरडी जवान ने स्थानीय युवक से विवाद के बाद थप्पड़ मार दिया और घटना के बाद स्थानीय लोग नाराज होकर नगरपालिका और साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे पर्यटकों और साथ ही स्थानीय लोगों को परेशानी हुई। पीड़ित युवक ने बताया कि जवान ने नियम तोड़ते हुए कुछ वाहनों को बिना रोक टोक माल रोड पर जाने दिया, जिसका विरोध हुआ। मैं अभी सवारी को फ्री करके अपने घर जा रहा था,
तो जैसे ही मैं घर पे आया तो यहाँ पे एक पीआरटी वाला था, उसने मुझे रोक दिया। तो उसने रोका तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और मैं यहीं थोड़ी देर खड़ा रहा। जैसे ही मैं यहीं पे खड़ा था तो उसने 2-3 को अंदर जाने दिया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इसको कैसे अंदर जाने दे रहा है तू, ठीक है। तो वो बदतमीजी से बात करने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। जैसे वो गाली गलौज करने लग गया, मेरे को बोला साइड में आ जा। मैं साइड में आया और उसने सीधा मेरा रापट मार दी। और उसके बाद वो यहीं से भाग गया। और जो भी यहाँ पे पीआरटी वाले इनका इंचार्ज है वो यहाँ पे आ जाओ। सबके लिए कानून एक बनाए। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब वाले आते हैं, उनके लिए अलग कानून है। हम उत्तराखंड वालों के लिए अलग कानून है इनका। रोज पर हमारी गाड़ी 2 मिनट रुक जाए, हल्ला मचा, सवारी उतार रहे हल्ला मचा देते हैं। बाहर वाले यहाँ खड़े हो जाते हैं दारू पीते, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है इनको। अभी यहाँ पे यह मामला हुआ है, हमारे देवेंद्र रांगड़ जी है, एक पीआरटी जवान के माध्यम से जो है उनको थप्पड़ मारा गया है, जिसमें जो है उनके सामने पे खून भी आया उनके गालों में। और उसके आगे उनकी ये मांग थी कि मतलब उनके आगे जो है 2-3 स्कूटी वाले गए, जो कि नगर पालिका के बैरियल में जो यहाँ पे कार्यरत हैं, इन लोगों ने जो है 3-4 लोगों को भेजा है अंदर। उसके बाद उसने भी प्रयास करा कि मैं भी अंदर जाऊं, लेकिन उस पीआरटी के जवान ने उन 3-4 लोगों को अंदर जाने दिया और उसके रपटे बजा दिए। ठीक है, अब हमारी ये मांग है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए या उसे यहाँ पे जनता के सामने लाया जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जहां पर हर घर नल हर घर जल योजना के तहत सुई गांव में पेयजल लाइन बिछाने के बाद जल संस्थान ने नालियों को 6 महीने से खुला छोड़ दिया है। इस वजह से घास काटने गई 3 से अधिक महिलाएं नालियों में गिरकर घायल हो गई हैं। लोगों की शिकायत के बावजूद नालियां नहीं भरी गई, जिससे कि खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन और साथ ही जल संस्थान से जल्द नालियां भरने की मांग की है। मामला यह है, घर जल नल की एक स्कीम चली हुई थी, उसके तहत जल संस्थान ने किसी ठेकेदार को काम दिया होगा, बट लापरवाही इतनी ज़बरदस्त है कि कम से कम वो लाइन 250 से 300 मीटर लगभग है, वो लाइन बनी, पाइप गड्ढे खोदे गए, पाइप बिछाए गए। पाइप बिछाने के बाद इतनी घोर लापरवाही कि उसको ढकने के लिए किसी ने पलट के नहीं देखा। जबकि मैंने स्वयं फोन में वार्तालाप की पवन बिष्ट से कि ऐसी ऐसी बात है, 3-4 महिलाएं गिर गई है, किसी की जान को खतरा है, तो उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और महिलाओं के जो है बड़े उग्र तेवर हैं और एक बार चेतावनी देने के बाद हम अवश्य आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। उधर विकासनगर में सौर ऊर्जा परियोजना के तहत शक्ति नहर किनारे हजारों पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। डाक पत्थर, डकरानी, ढालीपुर, खोदरी सहित आसपास के क्षेत्र में यूजेबीएनएल ने बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्लांट लगाए हैं। स्थानीय ग्रामीण और साथ ही सामाजिक संगठन पेड़ों की कटाई के खिलाफ विरोध में सामने आए हैं। ग्रामीणों ने तहसील में एसडीएम का घेराव कर मुख्यमंत्री और साथ ही राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कटाई रोकने की मांग की गई है। ये दुख का विषय है और इससे मैं क्या कहूँ, कोई बिल्कुल संवेदनहीनता हो गई है कि हमारे यहाँ भी पर्यावरण दिवस है, हम हरेला मनाते हैं, मुख्यमंत्री जी पेड़ लगाते हैं, मंत्री जी लगाते हैं, विधायक जी लगाते हैं, सारे सब पेड़ लगाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, न्यूज में आते हैं कि हमें पेड़ों को बचाना है। लेकिन यूजेवीएनएल ने अपने सोलर पैनल जिसको भी जमीन दी थी उसने लगा रखे हैं चारों तरफ, वो जो भी उद्योगपति होंगे। लेकिन आज की तारीख में जहां पर उन्हें हरे पेड़ थे उसे तो बकस देते, कम से कम हजारों पेड़ों का कत्ल कर दिया गया और सब लोग मौन बैठे रहे। वहां पे जो आसपास के लोग हैं, जो सारे जनप्रतिनिधि हैं, जो सारे सामाजिक संगठन और सारे राजनीतिक दलों के लोग चिंतित हैं, आमजन चिंतित है। इन पेड़ों को बचाने के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े वो लड़ेंगे। द्वारा एक ज्ञापन जो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और प्रतिलिपि इसमें महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी को की गई है, जिसमें उनके द्वारा ये डिमांड की गई है कि जो डाक पत्थर से लेके कुल्हाल तक उत्तराखंड जल विद्युत निगम के द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा है और जिससे पर्यावरण की क्षति होगी। इस ज्ञापन को माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा रहा है और यूजीडीएन को मिला है। उधर गंगोली हाट विकास खंड सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक फकीर राम टमटा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान किसानों के लिए कई योजनाएं लागू हुई हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने किसानों से इन योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की है। उधर जल जीवन मिशन के तहत नल लगाने के बावजूद पानी नहीं मिलने से रामनगर के
यहाँ पर लुटाबड़ करमपुर सहित कई गांवों के ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की है और साथ ही जल संस्थान कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने जल संस्थान के विरोध में यहाँ पर जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने बताया कि टैंकरों से जो पानी आ रहा है वो पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि रोजमर्रा के काम और साथ ही पशुओं के पानी की भी भारी समस्या हो रही है। करनपुर कॉलोनी से आई हूँ। वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही, सबको पता है। 1 महीना तो ये वैसे कह रहे हैं, वैसे वहाँ कभी पानी नहीं आता। कितनी जगह पाइपलाइन टूटी है उसको कोई नहीं देखता, जगह जगह टूटी पड़ी है वो दिखता है हमें। जब आता है तो कभी 6 महीने में वहाँ पे पानी भरा रहता है, उसको कोई रिपेयरिंग नहीं करते हैं। और दूसरी बात, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। लोगों ने जानवर भी रखे हैं और 2-2 4-4 लोग, सब कुछ लोग तो गाँव चले गए कि जब पानी आएगा हम तब आएंगे वापस करके। बहुत दिक्कत हो रही है। और वहाँ आसपास कोई नल भी नहीं है जो भर के लाए। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर गाड़ियों में ला रहे हैं। पिछले 3 सालों से हम इस ऑफिस के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं। बड़े साहब बोलते हैं कि 1 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, 2 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन पिछले 5 सालों से समस्या दूर नहीं हुई। टैंकर भेजते हैं, टैंकर में 2 बाल्टी 3 बाल्टी, अब हम इतने बुजुर्ग आदमी हैं, बाल्टी उठा भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो है पानी इतनी उमस होने के बावजूद भी जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं। कई चक्कर आते हैं, हर महीने में यही गोली देते हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। पानी की दिक्कत है, 1 महीना हुआ पानी नहीं आता है। मर रही हूँ, आँख भी नहीं है मेरी, देखती नहीं हूँ, उम्र भी नहीं है लाने की। टैंकर लाते हैं ये लोग, कहते हैं 1 भरा 2 भरा, कोई दूसरा लाने वाला भी नहीं। करनपुर में जो भी लोग आए हैं, प्रधान जी भी आए हैं, तो उसमें जल जीवन मिशन का काम हमारा लगभग अंतिम पेज में चल रहा है। बाकी उसमें जो गाँव वो हमारे जुड़ भी चुके हैं। वहाँ पर एक लाइन जुड़नी है जिसपे कि हमारे जेई द्वारा सर्वे भी कर लिया गया। प्रधान जी द्वारा स्वयं बताया गया कि उसको एक दूसरे में जुड़ने की बात उनके द्वारा कही गई। वो जुड़ते ही इनके यहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ जो पूल से जो ट्यूबवेल जुड़ा है उससे पानी के प्रेशर का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उसको हम लोग अतिशीघ्र करा के उसका समाधान हम लोग जो है वो करा रहे हैं। लूटाबड़ में हमारा जल जीवन मिशन पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है और इसमें पंप हाउस निर्माण का कार्य चल रहा है। लूटाबड़ में जिस क्षेत्र में काफी गर्मियों में ग्रीष्म काल में थोड़ा सा इस क्षेत्र में समस्या रहती है। वर्तमान में जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ हम लोग टैंकरों से भी सप्लाई दे रहे हैं। वहाँ पर वहाँ पर हम लोग टैंकर से भी सप्लाई दे रहे हैं और इनकी जो पाइपलाइन है उसका सर्वे भी हम लोगों ने करा लिया है। वो केवल ज्वाइंट होनी है और साथ ही साथ हमने जो है इरिगेशन के ट्यूबवेल से जोड़ने के लिए भी एक एनओसी इरिगेशन से अप्लाई किया। जैसे मिल जाती है तो वहां से भी हम लोग जोड़ देते हैं, जिससे इनका समाधान हो जाएगा। और चलिए सीधा लिए चलते अमृतसर, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इतने बड़े स्तर के ऊपर आज तक कभी सड़कें नहीं बनाई गई पंजाब के अंदर। 19,000 किलोमीटर बहुत होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद उसमें आपके गांव की भी सड़क का नाम होगा। दूसरी बात, सड़कों की क्वालिटी इस बार बहुत शानदार बनाई जा रही है। पहली बार ठेके के अंदर लिखा है कि ठेकेदार को 5 साल की सड़क की गारंटी देनी पड़ेगी। अगर सड़क टूट गई, सड़क में गड्ढा हो गया, तो ठेकेदार को, सरकार को वो फ्री में काम करके देना पड़ेगा। तो ठेकेदार को पता है अगर मैं गंदा काम करूंगा तो मेरे को दोबारा ये सड़क बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ठेकेदार अच्छा काम करेगा, ठेकेदार खराब काम नहीं करेगा। पहली बार है। कई अफसरों ने कहा नहीं ये इसके बाद तो कोई ठेकेदार ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो 2 रुपए फालतू ले, लेकिन काम तो अच्छा करें। ऐसा ना होना कि आज सड़क बनी और कल टूट गई, इसका मतलब उसमें भ्रष्टाचार है। तो इस बार ऐसा टेंडर बना रहे हैं ये सब लोग कि सड़क जो होगी उसकी 5 साल की गारंटी होगी। 5 साल तक टूटेगी नहीं सड़क। अगर टूटेगी तो फ्री में काम करके देना पड़ेगा ठेकेदार। तो आपकी सबकी सड़कें बन रही हैं, जो रह जाएंगी वो चिंता मत करो, सारी बनवा देंगे। पर मेरा उम्मीद है 19,000 किलोमीटर के अंदर सबका नंबर आएगा। और अभी किसी ने, भाई साहब ने कहा कि नीला कार्ड कट गया, वो जितने कुछ गड़बड़ हुई थी जैसे ही हमारी सरकार बनी, कुछ महीनों के अंदर कुछ लोगों ने गड़बड़ करके कुछ लाख नीले कार्ड कटवा दिए। वो सारे नीले कार्ड दोबारा जुड़ गए हैं, आपको पता नहीं है। अभी मान साहब चिट्ठी लिख रहे हैं एक, सब लोगों को, जिन जिन लोगों के नीले कार्ड जुड़े हैं सबके घर में मान साहब की चिट्ठी आएगी कि आप जाओ और अपना राशन लेना चालू करो। जितने नीले कार्ड कटे थे सबके नीले कार्ड जुड़ गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।